जय हिंद प्यारे बच्चों। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करेंगे कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो बच्चों, हम लेकर के आ चुके हैं साइंस का बहुत ही शानदार क्लास बच्चों। साइंस बच्चों जो कि एएलपी टेक्नीशियन एनटीपीसी ग्रुप डी वाले बच्चों के लिए है। यहाँ से बच्चों साइंस का 100% प्रश्न आने की संभावना है। जीके जीएस का भी प्रश्न है इसमें बच्चों, जीके जीएस का भी इसमें प्रश्न है। ऑल सब्जेक्ट का प्रश्न आपको मिलेगा, ऑल सब्जेक्ट का प्रश्न मिलेगा बच्चों। तो आप लोग इस क्लास को मिस मत कीजिए। और ये क्लास स्पेशली बच्चों अगर देखा जाए तो टेक्नीशियन वाले बच्चों के लिए है और एनटीपीसी ग्रुप डी वाले बच्चों के लिए भी है। टेक्नीशियन का एग्ज़ाम जो है बच्चों 29 दिसंबर से होने वाला है, 19 दिसंबर से होने वाला है 29 दिसंबर तक। और आज हो चुका है आपका बच्चों 14 दिसंबर, यानी कि 5 दिन और टाइम बचा है। तो 5 दिन में बेहतर तैयारी करने के लिए बच्चों चैनल से जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर करके रख लीजिएगा, क्योंकि यह 5 दिन में आपको बहुत फ़ायदे होने वाले हैं। और घंटी को दबाकर ऑल पर सेट रखिएगा ताकि नोटिफिकेशन आपको मिले और आप डेली क्लास अटेंड कर सकेंगे। पीडीएफ के लिए बच्चों टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से जुड़ जाइएगा। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं बच्चों। देखिएगा प्रश्न क्या है। पहला क्वेश्चन कहता है कि विज्ञान के किस क्षेत्र में आप व्हाइट डॉफ के बारे में सीखेंगे। व्हाइट डॉफ के बारे में बच्चों आप विज्ञान के किस क्षेत्र में सीखेंगे? खगोलीय शास्त्र, कृषि, जेनेटिक्स या एंथ्रोपोलॉजी। तो बच्चों ये सीखेंगे आप लोग खगोल शास्त्र में विज्ञान डॉफ के व्हाइट डॉफ के बारे में, ठीक है। एंथ्रोपोलॉजी बच्चों जिसमें पुष्पों का अध्ययन किया जाता है, पुष्पों यानी फूलों का अध्ययन एंथ्रोपोलॉजी कहलाता है। जेनेटिक्स, जेनेटिक्स जो है बच्चों आनुवांशिकी का अध्ययन, आनुवांशिकी, ठीक है। कृषि अगर देखा जाए तो एग्रीकल्चर कहलाता है, कृषि का अध्ययन एग्रीकल्चर। तो ऑप्शन आपका हो जाएगा यहाँ पे ए इज़ द राइट आंसर, खगोल शास्त्र, जिसमें व्हाइट डॉफ के बारे में हम सीखेंगे। कृषि, एग्रीकल्चर, जेनेटिक्स, आनुवांशिकी, एंथ्रोपोलॉजी, पुष्प। अगला प्रश्न, अगला है बायोप्सी अध्ययन किस क्षेत्र से संबंधित है। बायोप्सी अध्ययन जो है प्यारे साथियों यह संबंधित है आपका चिकित्सा विज्ञान से, ठीक है। अब चिकित्सा के बारे में बोला गया बच्चों, तो त्वचा का अध्ययन क्या कहलाता है? त्वचा का अध्ययन बच्चों डेर्मेटोलॉजी कहलाता है, डेर्मेटोलॉजी, डेर्मेटोलॉजी त्वचा का अध्ययन हो जाएगा। क्रायोजेनिक्स एक विज्ञान है जो संबंधित है, बताइएगा। क्रायोजेनिक्स एक विज्ञान है बच्चों, वो किससे संबंधित है? तो यह संबंधित है प्यारे साथियों निम्न ताप से संबंधित हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि सिल्वीकल्चर किस विज्ञान के एक शाखा है? सिल्वीकल्चर, इकोलॉजी, पीडोलॉजी, वानिकी या कृषि। तो बच्चों देखिएगा, इकोलॉजी जो है साथियों इसमें पर्यावरण का अध्ययन किया जाता है, पर्यावरण का अध्ययन इकोलॉजी कहलाता है। पीडोलॉजी साथियों इसमें मिट्टी का अध्ययन हो जाएगा, मिट्टी का अध्ययन पीडोलॉजी कहलाता है। वानिकी बच्चों सिल्वीकल्चर कहलाता है, वानिकी। कृषि कहलाता है एग्रीकल्चर, जो कि पहले प्रश्न में भी बता चुके हैं, एग्रीकल्चर, ठीक है, याद रहेगा। कृषि बच्चों एग्रीकल्चर, मिट्टी पीडोलॉजी, पर्यावरण इकोलॉजी हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका राइट है। अगला प्रश्न देखिए, रक्त में एंटीबॉडी एवं एंटीजन के अध्ययन को क्या कहते हैं? रक्त में जो एंटीबॉडी है एवं एंटीजन इसका अध्ययन क्या कहलाता है? तो सीरोलॉजी कहलाता है बच्चों, सीरोलॉजी कहलाता है। अगर बायोलॉजी देखा जाए तो इसमें जीव विज्ञान का अध्ययन हो जाएगा, जीव विज्ञान का अध्ययन बायोलॉजी। रक्त जो है बच्चों रक्त में आयरन तत्व पाया जाता है, आयरन पाया जाता है, लोहा धातु पाया जाता है। क्लियर है। अगला प्रश्न देखिए 6 नंबर, टेलीविज़न का आविष्कार किया, टेलीविज़न का पूछा जा रहा है कि आविष्कार किसने किया है? जी मार्कोनी, जे एल वेर्डे, गैलीलियो या लुइस ब्रेल।
तो बच्चों टेलीविज़न का आविष्कार करने वाले व्यक्ति हैं J.L. बेडे। ऑप्शन बी राइट है। जी मार्कोनी, जिन्होंने रेडियो का आविष्कार किया। रेडियो का आविष्कार जी मार्कोनी हो जाएंगे। गैलीलियो साहब, जिन्होंने दूरबीन का आविष्कार किया। दूरबीन और ब्रह्मांड की खोज की बच्चों। ब्रह्मांड की खोज किसने किया? गैलीलियो। लुइस ब्रेल ने ब्रेल लिपि की खोज की। ब्रेल लिपि। और ब्रेल लिपि जो कि अंधों के लिए है, उपयोगी होता है। अंधे लोग पढ़ते हैं, ब्लाइंड लोग पढ़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक कोई समस्या नहीं हुआ होगा। तो बच्चों सेशन को ज़रूर लाइक कीजिएगा। यहाँ तक अच्छा लगा होगा क्लास तो। ऑप्शन बी राइट है। अगला प्रश्न देखिएगा। तापमान मापन के लिए इनमें से किसका उपयोग किया जाता है? तापमान मापन के लिए हाइग्रोमीटर, थर्मामीटर, फोटोमीटर या हाइड्रोमीटर। तो तापमान बच्चों आप लोग देखते होंगे थर्मामीटर से मापा जाता है। आपकी अगर फीवर हो गया हो, आपको बुखार हो गया हो, तो आप थर्मामीटर से टेम्परेचर डॉक्टर साहब मापते हैं ना। हाइग्रोमीटर से बच्चों आर्द्रता मापी जाती है। आर्द्रता हो जाएगा हाइग्रोमीटर। हाइड्रोमीटर से बच्चों घनत्व मापा जाता है। घनत्व जो है हाइग्रोमीटर से आर्द्रता, थर्मामीटर से तापमान। ऑप्शन बी आपका राइट होगा। अगला प्रश्न है वो देखना है। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? तो पेनिसिलिन की खोज करने वाले व्यक्ति हो जाएंगे बच्चों अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। ऑप्शन ए राइट होगा। लुई पास्चर, जिसने रेबीज का टीका की खोज की। रेबीज का टीका, अगर पूछा जाए रेबीज के टीका की खोज किसने किया, तो लुई पास्चर। एडवर्ड जेनर ने बच्चों चेचक के टीके की खोज की है। चेचक का टीका की खोज एडवर्ड जेनर। ग्राहम बेल, टेलीफोन का आविष्कार किसने किया? ग्राहम बेल ने। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज की है। ये राइट होगा। अगला प्रश्न, ए मीटर से किस भौतिक राशि की गणना की होती है? ए मीटर की सहायता से बच्चों विद्युत धारा की गणना किया जाता है। ठीक है, और वोल्ट मीटर से विद्युत विभव। ये हो जाएगा बच्चों वोल्ट मीटर से विद्युत विभव, और विद्युत धारा ए मीटर से। अगर धारा का मात्रक पूछा जाए तो एम्पियर हो जाता है। आवेश का ऐसा मात्रक कूलम, प्रतिरोध का ऐसा मात्रक ओम, विभव का ऐसा मात्रक बच्चों वोल्ट। ठीक है, सबका याद रखिएगा मात्रक। ऑप्शन डी आपका राइट है। एक पार्श्विक तारे संबंधित दूरियों मापने का मात्रक होता बराबर है। तो एक पार्श्विक तारों संबंधित दूरियां मापने के लिए बच्चों 3.25 प्रकाश वर्ष के बराबर होता है। बी राइट होगा। निम्नलिखित में से कौन सी राशि सदिश राशि है? तापमान, द्रव्यमान, वेग, चाल। बताइएगा बच्चों। तो जो वेग है साथियों, यह क्या होता है? सदिश राशि। क्लियर है? ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, बाकी सब सदिश नहीं है। जूल सेकेंड निम्नलिखित में से किसका मात्रक है? जूल सेकेंड बताइएगा। कार्य, दाब, संवेग या कोणीय संवेग। तो बच्चों कोणीय संवेग होता है जूल सेकेंड। अगर संवेग का पूछा जाए, संवेग का, तो केजी मीटर प्रति सेकंड होता है। दाब का पास्कल हो जाएगा, और कार्य का बच्चों जूल हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। पार्सेक किसका मात्रक है? तो पार्सेक बच्चों दूरी का मात्रक हो जाएगा। एक पार्सेक बराबर अगर पूछ दिया जाए, एक पार्सेक बराबर 3.25 प्रकाश वर्ष होता है। प्रकाश वर्ष हो जाएगा। क्लियर है साथियों? अगला प्रश्न देखिए 14। विद्युत धारा की इकाई क्या है? तो हमने बताया धारा का इकाई एम्पियर। ओम बच्चों प्रतिरोध का मात्रक है, प्रतिरोध का मात्रक ओम हो जाएगा। वोल्ट बच्चों विभव का मात्रक हो जाएगा, विद्युत विभव। कूलम आवेश का हो जाएगा।
आपसे पूछा जाए आवेश का SI मात्रक कूलम, विभव, वोल्ट, प्रतिरोध, ओम, विद्युत धारा, एम्पियर। ठीक है बच्चों, अगला प्रश्न देखिए, ऑप्शन ए आपका राइट है। सरल आवर्त गति में स्थिर रहता है। सरल आवर्त गति में कौन स्थिर रहता है साथियों? आयाम, प्रत्यानन, आवर्तकाल या गतिज ऊर्जा। तो आवर्तकाल जो है बच्चों सी राइट हो जाएगा। सरल आवर्त गति में स्थिर रहता है। नेक्स्ट है, लकड़ी, लोहा व मोम के समान आकार में टुकड़ों को समान ऊंचाई से पृथ्वी पर गिराया जाता है। कौन सा टुकड़ा सर्वप्रथम पृथ्वी की सतह पर पहुंचेगा? तो देखिए बच्चों, बोला जा रहा है कि लकड़ी और लोहा व मोम के समान आकार के टुकड़े को पृथ्वी पर गिराया जा रहा है। तो बच्चों सबसे पहले कौन गिरेगा? अगर निर्वात में गिराया जाए बच्चों, निर्वात में गिराया जाए तो सभी एक साथ पहुंचेंगे। क्या होंगे? सभी एक साथ पहुंचेंगे। ऑप्शन डी राइट होगा। या तो ये कागज के टुकड़ा ही क्यों ना गिराएं, सभी एक साथ पहुंचेंगे। पृथ्वी का पलायन वेग, देखिए पृथ्वी का पलायन वेग होता है बच्चों 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड। कौन सा ऑप्शन है? डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है वो देखना है, दाब बढ़ने पर द्रवों के द्रवणांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? अगर दाब बढ़ाते हैं बच्चों तो द्रव के जो द्रवणांक है ना, वह यह द्रव की प्रकृति पर निर्भर करता है। क्या करता है? यह द्रव की प्रकृति पर निर्भर करेगा। बी राइट होगा। ठोस वस्तु को ऊष्मा देने पर उनको अणुओं का जो कंपन है, आयाम, यह बढ़ जाता है। ठोस वस्तुओं को ऊष्मा देने पर बच्चों कंपन आयाम क्या होगा? बढ़ जाएगा। ए राइट होगा। हवा में सबसे अधिक मात्रा में है, देखिए हवा में सबसे अधिक मात्रा में होता है बच्चों नाइट्रोजन, जो कि 78% होता है। कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% होता है। ऑक्सीजन बच्चों 21% होता है। ठीक है। हाइड्रोजन जो है यह ब्रह्मांड में बच्चों सबसे अधिक होता है। सबसे ज़्यादा क्या होता है? हाइड्रोजन होता है। सबसे ज़्यादा गैस कौन सा हो जाएगा? हाइड्रोजन हो जाएगा। हाइड्रोजन गैस बच्चों जिसे आवारा गैस कहा जाता है, इतना नोट कीजिए, हाइड्रोजन को आवारा तत्व कहा जाता है। आवारा तत्व कहा जाता है, याद रहेगा आप सभी को। तो ऑप्शन आपका ए राइट है, नाइट्रोजन। कोलाइडो का शोधन किया जाता है। कोलाइडो का शोधन जो है साथियों, यह अवक्षेपण द्वारा किया जाता है। ए इज द राइट आंसर हो जाएगा, अवक्षेपण। धुआं उदाहरण है। धुआं किसका उदाहरण है बच्चों? तो यह है ठोस और गैस के विलयन का उदाहरण हो जाएगा आपका धुआं, धुंध। सूक्ष्म कणों की किसी द्रव या गैस में दिशाहीन स्वच्छंद गति को कहते हैं। स्वच्छंद गति को क्या कहते हैं? तो ये कहते हैं साथियों ब्राउनी मूवमेंट। बी राइट होगा। एक परमाणु के नाभिक में होते हैं, देखिएगा बच्चों, ये परमाणु है, इसके नाभिक ये हैं। तो नाभिक में होता है प्रोटॉन और एक होता है न्यूट्रॉन। ठीक है। और ये जो कक्षा में बच्चों इलेक्ट्रॉन चक्कर काटते रहता है। तो परमाणु के नाभिक में क्या होगा? प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन होगा। ठीक है। नाभिक की अगर खोज की बात करें तो रदरफोर्ड ने किया। रदरफोर्ड ने बच्चों नाभिक की खोज की। ठीक है। क्लियर है बच्चों। अब इलेक्ट्रॉन की खोज की बात करेंगे तो जे थॉमसन। इलेक्ट्रॉन की खोज, प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने किए। और न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की। अगला प्रश्न, ये आपका राइट है। समस्थानिक C14 संबंधित है। C14 का संबंध है बच्चों किससे?
कैंसर के निदान से बच्चों कोबाल्ट 60 का संबंध है। ठीक है। पृथ्वी की आयु निर्धारण से ये यूरेनियम 235 का संबंध है। और फॉसिल की आयु निर्धारण से हो जाएगा बच्चों कार्बन C14। ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला क्या है। हीलियम के नाभिक में होता है, हीलियम के बताइएगा नाभिक में क्या होता है। तो 2 प्रोटॉन केवल होते हैं हीलियम के नाभिक में, ऑप्शन बी राइट होगा। हीलियम बच्चों जिसकी परमाणु संख्या 2 है, यह एक अक्रिय गैस है, सबसे हल्की गैस हो जाएगा हीलियम। जैविक जगत में होने वाले कार्य गुण व पद्धति का अध्ययन कर इस ज्ञान को मशीन जगत में उपयोग करने को क्या कहते हैं। तो इसे साथियों क्या कहते हैं, बायोनिक्स कहते हैं। ऑप्शन ए जो है वो राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवधारियों का अध्ययन किया जाता है। जीवधारियों का अध्ययन किया जाता है वो क्या कहलाता है, जीव विज्ञान। अगर जीव विज्ञान का जनक पूछ दिया जाए, जनक बच्चों, तो अरस्तु हो जाएंगे, अरस्तु। रसायन विज्ञान का जनक लिवोजियर हो जाएंगे जीव विज्ञान के जनक। इतिहास के जनक हो जाएंगे हेरोडोटस। ठीक है। अगला प्रश्न, ऑप्शन सी आपका राइट है। निम्नलिखित में से चिकित्सा शास्त्र के आपसे जनक पूछा गया है, कौन है। तो ये हो जाएंगे बच्चों हिपोक्रेटस, जो कि चिकित्सा शास्त्र के जनक हैं। अरस्तु अभी बताया जीव विज्ञान के जनक हो जाएंगे। ठीक है। थियोफ्रेटस बच्चों वनस्पति विज्ञान के हो जाएंगे। क्योंकि जीव विज्ञान को साथियों 2 भागों में बांटा गया, एगो पादप विज्ञान जिसे वनस्पति विज्ञान कहते हैं, एगो जंतु विज्ञान जिसमें जीव जंतुओं का अध्ययन किया जाता है, उसका जनक अरस्तु। और जिसमें पेड़ पौधा का अध्ययन किया जाता है उसका जनक थियोफ्रेटस। क्लियर है बच्चों, यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बताइएगा। अब एक है बच्चों लुई पास्चर, जिसने रेबीज के टीका की खोज की है। रेबीज के टीका की खोज लुई पास्चर। अगला प्रश्न, प्लांटी क्या होते हैं साथियों। तो प्लांटी बहुकोशिकीय पौधे होते हैं। आरएनए का संश्लेषण होता है, आरएनए का संश्लेषण बच्चों द्वितीय वृद्धि काल में होता है, बी राइट होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, केंद्रक को सबसे पहले किसने खोजा एवं नाम दिया था। केंद्रक की खोज सबसे पहले किसने किया और नाम किसने दिया। तो बच्चों रॉबर्ट ब्राउन हो जाएंगे। रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज बच्चों 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने की है। ठीक है। थॉमसन मॉर्गन, इन्होंने बच्चों आधुनिक आनुवांशिकी का जनक कहा जाता है। इनको क्या कहा जाता है, आधुनिक आनुवांशिकी का जनक कहा जाता है। ठीक है बच्चों, अब ज़्यादा प्रश्न नहीं है, 5 प्रश्न और होंगे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्राणियों के संदर्भ कोशिकाओं में प्रत्यारोपण के संदर्भ में असत्य है। तो बच्चों ये केवल भ्रूण में पाई जाती है, ये असत्य है। ऑप्शन नंबर आपका डी राइट हो जाएगा, आप ऑप्शन पढ़ लीजिएगा। बच्चों के हड्डियों का विकास किस विटामिन द्वारा मुख्यतः प्रभावित होता है। तो बच्चों में जो हड्डी है बच्चों उसका विकास होता है, जानते हैं किससे, विटामिन डी से। और विटामिन डी कहाँ से प्राप्त होता है, सनलाइट से होता है। विटामिन ए बच्चों, इसकी अगर कमी आपके शरीर में होता है तो रतौंधी नामक बीमारी होता है, रतौंधी। बी की कमी हो जाता है तो बेरी रोग होता है, बेरी रोग होता है बच्चों। सी की कमी से अस्कर्वी हो जाएगा और डी की कमी से बच्चों रिकेट्स होगा, रिकेट्स। सी प्राप्त होता है बच्चों आंवला से, खट्टे पदार्थों से। बी प्राप्त होता है अंगूर इमली से और ए प्राप्त होता है गाजर से। अगला प्रश्न,
देखिएगा, प्रातःकालीन धूप में मानव शरीर विटामिन उत्पन्न होता है में निम्नलिखित में से कौन सा? तो देखिए, सनलाइट से विटामिन डी की प्राप्ति होती है, ये हमने बताया बच्चों। ठीक है, विटामिन सी हमने बताया आंवला से, आंवला से हो जाएगा। इसमें हो जाएगा अंगूर, इमली हो जाएगा, इमली खट्टे पदार्थों से। ये हो जाएगा बच्चों गाजर से प्राप्त होता है। अगला प्रश्न, डी राइट है और ये रहा आपका लास्ट। जल में घुलनशील विटामिन कौन है? जल में कौन सा विटामिन घुलनशील है? ए, बी, ई, के। तो साथियों, विटामिन के जो है यह जल में क्या है? घुलनशील है। ठीक है, क्लियर हो जाएगा बच्चों। जल में घुलनशील, अगर और भी पूछा जाए जल में घुलनशील विटामिन, तो विटामिन बी हो जाएगा और विटामिन सी हो जाएगा। सॉरी बच्चों, रुको देखते हैं। जल में आपसे घुलनशील विटामिन पूछा जा रहा है, तो सॉरी बच्चों, विटामिन बी होगा, हमने ध्यान नहीं दिया। जल में घुलनशील विटामिन बी और विटामिन सी आपका है। और एक होता है वसा में घुलनशील, तो उसमें हो जाएगा विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के हो जाएगा बच्चों। याद रहेगा आप सभी को यहाँ तक? यहाँ तक कोई समस्या नहीं होना चाहिए। तो आज यहीं तक रखेंगे, क्योंकि प्रश्न समाप्त हो गए। सेशन अच्छा लगा होगा तो सभी बच्चे सेशन को लाइक करेंगे, दोस्तों में शेयर करना नहीं भूलिएगा। कमेंट बॉक्स में बच्चों आप लोगों को कमेंट करना है कि ये सेशन आज का कैसा लगा आपको और डेली का सेशन कैसा लगता है। चैनल को जो बच्चे सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, घंटी को दबाकर बेल आइकन को ऑल पे सेट रखेंगे ताकि नोटिफिकेशन आपको मिले और आप डेली क्लास अटेंड कर सकेंगे। ठीक है, पीडीएफ के लिए टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से जुड़ जाएंगे। तो आज यहीं तक रखेंगे। जय हिंद प्यारे साथियों।